अच्छा, तो हम लास्ट जो हमारी क्लास हुई है मैक्रो की, हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, वो हमने ये पढ़ा था कि, या उससे पहले वाली क्लास में भी जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर की जाती है, और उसकी हमने 4 अप्रोचेस पढ़ी थी। तो ये बेसिकली होती तो 3 अप्रोचेस हैं। पहली इनकम अप्रोच है, जिसमें हमने पढ़ा था कि आप पूरी इकोनॉमी की इनकम को ऐड कर दो। फिर मैंने वहां पर आपको अर्नड और अनअर्नड का कॉन्सेप्ट दिया था, सही है, कि अर्नड इनकम काउंट होती हैं और अनअर्नड जो होती हैं वो इनकम ही नहीं होती, वो बेसिकली रिसीवेबल्स होती हैं अनअर्नड, और उनको ट्रांसफर बोला जाता है, ट्रांसफर पेमेंट, और उसमें मल्टीपल हमने चीजें डिस्कस करी थी। फिर हमने एक्सपेंडिचर अप्रोच पढ़ी थी, जहां पर हमने पूरी इक्वेशन जो C+I+G+X-M जो है उन सबको आपस में ऐड किया, तो एक कंट्री की हमारे पास इनकम आ गई। और फिर हमने आउटपुट अप्रोच से किया था, और आउटपुट अप्रोच बेसिकली जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उससे हमने फिर अपने इकोनॉमी के इनकम को कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमने ये आइडिया डिस्कस करा था कि जो इकोनॉमी में जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो नॉर्मली मैच होता है विद द वैल्यू ऑफ इनकम, ऑब्वियसली, सही है। और फिर इसी के साथ हमने वैल्यू एडेड अप्रोच भी पढ़ा था। तो ये हमारी उससे पहले वाली क्लास थी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने फिर आउटपुट को मेजर करने की चीजें सीखी, सही है, क्योंकि देखो जब हम आउटपुट को मेजर करते हैं तो वो जीडीपी से करते हैं। तो ये जीडीपी इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, सही है। अब जीडीपी क्या होता था? जीडीपी में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। जीडीपी बेसिकली होता था टोटल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन टाइम। ये इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, सही है। डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं है, पेड बाय द कंज्यूमर है, डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए करते हैं ये, सही है। और इन अ गिवन टाइम का मतलब है नॉर्मली 1 ईयर होता है वो, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब हमने जीडीपी कैलकुलेट किया था ना, तो जीडीपी बेसिकली आउटपुट अप्रोच तो है, आउटपुट मेजर करने का तरीका जीडीपी होता है, बट जीडीपी के अंदर भी मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। तो हमने फिर नॉमिनल जीडीपी पढ़ा, जो कि था करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट प्राइसेस। फिर हमने रियल जीडीपी पढ़ा, करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। तो हमने रियल और नॉमिनल का फर्क सीखा। हमने ये देखा कि एक इकोनॉमी की जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो इक्वल्स टू द नेशनल इनकम होती है। जब हम ये कहते हैं ना कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, तो वो जीडीपी जो होता है, वो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है वो नॉमिनल होती है। और नॉर्मली अगर आप इंटरनेट पे भी कहीं देखो कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है, सही है। जब तक वो आपको रियल बोल नहीं रहा ना, वो रियल तब तक नहीं है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल यूजलेस नहीं होता, क्योंकि इन दी एंड जब आप एक कंट्री की इनकम को मेजर करते हो, जब आप एक कंट्री की इनकम को मेजर करते हो, तो वो कंट्री की इनकम किस चीज से मेजर होती है? वो कंट्री की इनकम मेजर होती है जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी से। पर अगर आप एक कंट्री के फिजिकल क्वांटिटी का चेंज देख रहे हो, अगर आपको एक कंट्री का फिजिकल आउटपुट का चेंज देखना है, तो फिर वो रियल जीडीपी होगा। क्योंकि जब तक आप प्राइसेस के इफेक्ट को हटाओगे नहीं, आपको एक कंट्री का फिजिकल जीडीपी का चेंज पता नहीं चलेगा। और वो फिजिकल जीडीपी, फिजिकल आउटपुट का जो चेंज होता है ना, वो बेसिकली रियल जीडीपी होता है, सही है। तो जब हम रियल जीडीपी के चेंज को देखते हैं, तो वो प्राइसेस का चेंज नहीं होता, वो फिजिकल आउटपुट का चेंज होता है। अब जो है ना, हम अदर मेजर्स के ऊपर आ रहे हैं। अब अदर मेजर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम आउटपुट को मेजर करने के और तरीके देख रहे हैं। आउटपुट को मेजर करने का पहला तरीका क्या था? जीडीपी। उसमें हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी देख लिया, सही है। अच्छा, जीडीपी के दो और वेरिएंट्स भी होते हैं, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो वो भी हम देखेंगे अभी। पर उससे पहले हम अदर मेजर्स के ऊपर आ रहे हैं। और अदर मेजर्स की जब हम बात करते हैं, तो अदर मेजर्स में जो सबसे पहला मेजर आता है ना, वो कौन सा आता है? जीएनपी, सही है। अब जब हम जीएनपी की बात करते हैं, तो जीएनपी का मतलब क्या है? जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको अक्सर ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम जीएनपी भी बोल सकते हो, जीएनवाई भी बोल सकते हो, या जीएनआई भी बोल सकते हो। तो ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम, सही है। जीएनआई, जीएनवाई कुछ भी बोल दो, सही है। तो ये बेसिकली होता क्या है? देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये भी आउटपुट को मेजर करने का तरीका है। जिस तरह जीडीपी आउटपुट को मेजर करने का तरीका है, तो जीएनपी भी आउटपुट को मेजर करने का तरीका है। और जब हम जीएनपी की बात करते हैं, तो जीएनपी क्या होता है? इट अकाउंट्स, तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसको डिटेल में समझाता हूँ। इट अकाउंट्स फॉर द टोटल वैल्यू, इट अकाउंट्स फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट, सही है, जो कि जीडीपी होता है, एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सही है, एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या है? देखो जब हमने जीडीपी पढ़ा था ना, तो जीडीपी में हमने ये चीज पढ़ी थी। जब हमने जीडीपी पढ़ा था, तो जीडीपी में हमने ये चीज पढ़ी थी कि बेसिकली एक कंट्री का डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सही। और मैंने आपको, जब हम उस दिन पढ़ रहे थे और थोड़ा सा
इशू आ रहा था, तो उस दिन मैंने आपसे एक चीज डिस्कस भी करी थी कि जब आप एक कंट्री का जीएनपी निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला ये होगा कि आप सबसे पहले निकालोगे जीडीपी। इसका मतलब जीएनपी में पूरा जीडीपी कंसिडर होगा। सही है। अब जीडीपी के अंदर ना आपको एक चीज ऐड करनी है जिसको बोला जाता है इनफ्लो ऑफ इनकम, इनफ्लो इनफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान है, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि दूसरी एग्जाम्पल में दुबई को रख लेते हैं, ठीक है, तो वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने पाकिस्तान रखा है और एक तरफ मैंने रखा है दुबई। सही है। मैं ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं पेपर में A2 में खास करके। तो अगर लेट से मैं कहता हूँ कि एक पाकिस्तानी रेजिडेंट दुबई में जाके काम कर रहा है। जब एक पाकिस्तानी रेजिडेंट दुबई में जाके काम करेगा, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो सिर्फ दुबई में जाके काम कर रहा है और वो दुबई में जाके 50,000 रुपए कमा रहा है। ये 50,000 रुपए किसकी जीडीपी में काउंट हो रहा है? जो वो 50,000 रुपए दुबई में कमा रहा है एक पाकिस्तानी रेजिडेंट, तो वो किसकी जीडीपी में ऐड हो रहा है? दुबई की जीडीपी में ऐड हो रहा है, क्योंकि ये दुबई का तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आउटपुट है। ठीक है। मसला ये है कि अब जाहिर सी बात है, अगर ये 50,000 दुबई में कमा रहा है और दुबई की जीडीपी में ये ऐड हो गया, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये सारा पैसा दुबई में खर्च होगा। ये नॉर्मली क्या करते हैं लोग? नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा, फॉर एग्जांपल जिसकी एग्जांपल हमने ली है, लेट से ये 50,000 रुपए कमा रहा है, दुबई की जीडीपी में 50,000 रुपए ऐड हो गया, इसने क्या करा, 10,000 रुपए खर्च करे, और बाकी के जो 40,000 रुपए, बाकी के 40,000 रुपए इसने भेज दिए पाकिस्तान। अब ये जो बाकी के 40,000 रुपए इसने पाकिस्तान भेज दिए, अब ये पाकिस्तान के लिए तो इनफ्लो है, पर क्या ये पाकिस्तान के जीडीपी में काउंट हुआ है? क्या ये 40,000 रुपए पाकिस्तान की जीडीपी का पार्ट है? ये करंटली पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में कमाया नहीं गया, ये पाकिस्तान की नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी ये कहती है कि यार आप जीडीपी को काउंट करो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जीडीपी बिल्कुल परफेक्ट है, पर मसला ये है कि जीडीपी के अंदर वो चीजें नहीं आ रही हैं जो आपका रेजिडेंट बाहर मुल्क में काम कर रहा है और फिर आप उस मुल्क से आपकी कंट्री में पैसा भेज रहा है। अब जैसे इस एग्जाम्पल में जो 40,000 रुपये पाकिस्तान में आया है, वो पाकिस्तान की जीडीपी में है ही नहीं। तो जीएनपी ये कहता है कि आप पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर इस इनफ्लो ऑफ इनकम को ऐड करो, क्योंकि ये इन दी एंड आपकी कंट्री में ही खर्च हो रहा है। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो चीज मैंने आपके सामने अभी लिखी है, इनफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस का इनफ्लो है। आपको शायद ये चीज पता हो, आपको शायद ये चीज पता हो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनफ्लो इस टाइम पे रेमिटेंसेस है। पाकिस्तान में जितना भी फॉरेन रिजर्व अभी बना हुआ है वो रेमिटेंसेस से ही बना हुआ है भाई, मेजोरिटी। सही है। हमारी कंट्री वैसे तो डेफिसिट में ही होती है, हमारी ट्रेड तो कुछ है ही नहीं। ये जो रेमिटेंस का पैसा आ रहा है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं साल में, और ये बहुत हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। अगर ये ना होना तो बैंड बज जाएगी। और एक डेवलपिंग कंट्री के रेमिटेंसेस से इनफ्लो हमेशा ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री के लोग डेवलप्ड कंट्री में कमाते हैं और फिर अपनी फैमिलियों को पैसे भेजते हैं। अब इस पूरी एग्जाम्पल को ऑपोजिट कर दो आप। जैसे पाकिस्तान में कराची में एक यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी। अब उस कराची यूनिवर्सिटी में ना बाहर के टीचर्स भी बहुत हैं। सूडान के टीचर हैं, कीनिया के टीचर हैं, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि बहुत मल्टीपल कंट्रीज के टीचर हैं वहां पे। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर एक सूडान का टीचर या एक जिम्बाब्वे का टीचर या किसी भी कंट्री का टीचर पाकिस्तान में आके काम कर रहा है और वो पाकिस्तान में पैसा कमा रहा है कराची यूनिवर्सिटी में, अब अगर वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसा कमा रहा है, तो वो क्या सारा का सारा पैसा पाकिस्तान के जीडीपी में रिकॉर्ड हो रहा है? यस और नो? जो एक कराची यूनिवर्सिटी का टीचर पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा पाकिस्तान में रिकॉर्ड, जीडीपी में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इन दी एंड वो कमाया तो पाकिस्तान में ही जा रहा है। अब जाहिर सी बात है वो अपनी फैमिली पैसे भेजेगा। जब वो अपनी फैमिली पैसे भेजेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की जीडीपी में उसकी इनकम तो रिकॉर्ड हो गई, पर मसला ये हुआ कि वो उस इनकम का छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान में स्पेंड कर रहा है और बाकी पैसा अपनी कंट्री भेज रहा है। जब वो बाकी पैसा अपनी कंट्री में भेजेगा, तो जीएनपी कहता है कि इसको माइनस करो। सही है। जीएनपी क्या कहता है? जीएनपी कहता है इसको माइनस करो। सही है। तो ये कहता है कि अगर आपकी कंट्री से कोई आउटफ्लो हो रहा है, अगर आपकी कंट्री से कोई आउटफ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, सही है, अगर आपकी कंट्री से कोई आउटफ्लो ऑफ इनकम हो रहा है टू अब्रॉड, सही है, तो इसको माइनस करो। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ये जो चीज अभी मैंने आपके सामने लिखी है, ये है क्या? ये रेमिटेंस। इसकी स्पेलिंग भूल रहा था मैं बार बार। रेमिटेंस। ये मैंने स्पेलिंग सही लिखी है रेमिटेंस की? मुझे शक है। रेमिटेंस आउटफ्लो। क्लियर है?
सही है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे अशर ने भी यही पूछा कि भाई अब जीएनपी हाई होगा लो होगा, ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखो नॉर्मली पाकिस्तान जैसी कंट्री का जीएनपी बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि देखो इन दी एंड ये नेट हो रहा है ना। अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैं इतना लंबा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं इतना लंबा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, अब इसका काम नहीं है, पर मैं फिर भी इसको यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आपको ये हेल्प करेगा बाद में। अच्छा अब ये फॉर्मूला मैंने जो इतना बड़ा रखा है इसको मैं शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ? इस फॉर्मूले को शॉर्ट कैसे करूंगा? मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ जीडीपी। सही है, मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ जीडीपी प्लस नेट रेमिटेंसेस, या आप लिख सकते हो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सही है, दैट इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब ये नेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेट नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो नेट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। अब मैं आपको तीन केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, तीन केसेस बना के दे देता हूँ। तो ये तीन केसेस यहाँ पर कौन कौन से होते हैं जरा देखो। भाई पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि एक कंट्री का जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर एक कंट्री का अगर एक कंट्री का जीएनपी और जीडीपी इक्वल है ना, इसका मतलब ये हुआ द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। अगर एक कंट्री का जीएनपी और जीडीपी इक्वल है तो द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनफ्लो इज इक्वल्स टू द आउटफ्लो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। अगर जीएनपी जीडीपी से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, या आप सिंपली कह सकते हो ग्रेटर देन जीरो। और इस सिनेरियो का मतलब क्या है? इस सिनेरियो का मतलब है कि आपकी कंट्री के इनफ्लोज आर ग्रेटर देन दी आउटफ्लोज। और सबसे लास्ट सिनेरियो कौन सा हो सकता है? कि एक कंट्री का जीएनपी कम है पर जीडीपी ज्यादा है। अगर जीएनपी कम है और जीडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो। और ये क्या सिनेरियो है? ये वो सिनेरियो है जिधर आपके इनफ्लोज आर लेसर देन दी आउटफ्लोज। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अगेन इसके एमसीक्यू बहुत आते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी एंड में दिखाऊंगा अभी थोड़े बहुत। सही। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज कौन सी होती है? देखो ये तो the third scenario applies to the developed countries. Yes, developed countries पे अप्लाई होता है नॉर्मली। सही है। ठीक है। अच्छा फिर एक और मेजर जो होता है वो कौन सा होता है? एक और मेजर जो होता है ना उसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा अब नेट नेशनल प्रोडक्ट में मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा क्योंकि जीएनपी हमने पढ़ लिया। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट ये कहता है, जिसको एनएनपी भी बोला जाता है, जिसको एनएनपी भी बोलते हैं, ये एनएनआई भी बोल सकते हो। सही है, एनएनवाई, एनएनआई कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक कंट्री के नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, ये सबसे बेस्ट मेजर है। ये सबसे बेस्ट मेजर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेटली आपको एक कंट्री का आउटपुट बताएगा। कैसे? आपने जीडीपी को भी कंसीडर करना है, आपने जीएनपी को भी कंसीडर करना है। अब अगर आप दोनों को कंसीडर कर रहे हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जीएनपी लिख दूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर जीएनपी लिख लूं। अगर मुझे दोनों को ही एक साथ कंसीडर करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दूंगा? जीएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहता है कि जीएनपी इज गुड। बट एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है। अब यहाँ पर क्या मसला आ सकता है? मसला ये आ सकता है कि आपको ये चीज पता है कि जीडीपी के अंदर क्या क्या आता है। अगर मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच से देखूं उसको, या मैं एग्रीगेट डिमांड की अप्रोच से देखूं उसको, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये पूरी इक्वेशन हम सीख चुके हैं। मसला आ सकता है इधर, ये आई वाला कॉम्पोनेंट कौन सा है? ये इन्वेस्टमेंट है। भाई लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर ऐड होती है क्योंकि ये पूरी इक्वेशन को अगर आप टोटल कर दो तो एक्सपेंडिचर अप्रोच से आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। मसला यहाँ पर क्या आता है? मसला ये आता है कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। चलिए लेट से मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी है जिधर $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। अब वो $100 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कैपिटल स्पेंडिंग है। सही है, वो कैपिटल स्पेंडिंग है, मशीन पे खर्चा हुआ है। मशीन खरीद, मेरे इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक आया है $100 मिलियन का लेट से। सही है। अब $100 मिलियन का जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है, इट इज द पार्ट ऑफ जीडीपी। सही है, इट इज द पार्ट ऑफ जीडीपी। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसमें।
नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये कहता है कि आप देखो कि इन्वेस्टमेंट किस टाइप की हो रही है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ये कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो मशीन के ऊपर हो रही है और वो जीडीपी के अंदर ऐड भी हो रहा है, सही है, हो गया ऐड। बाद में पता क्या चला, बाद में ये पता चला कि जीडीपी के अंदर ये ऐड हो चुका है। उसके बाद पता चला कि ये $100 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट हुई थी ना, ये सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल था। मतलब ये वेयर एंड टेयर को रिप्लेस कर रहा था, मतलब ये एक पुरानी मशीन को रिप्लेस कर रहा था। अगर ये $100 मिलियन एक पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए स्पेंड हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान का कैपिटल स्टॉक बढ़ा है? नेट अगर आप देखो तो क्या पाकिस्तान का कैपिटल स्टॉक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अगर हम नेट देखें तो पाकिस्तान का कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ा है, क्योंकि आपने सिंपली $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, आपने मशीन ली, जीडीपी के अंदर इसको ऐड कर दिया। बाद में पता चला कि ये जो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, ये तो सिंपली एक पुरानी मशीन को रिप्लेस कर रहे थे आप। इसका मतलब ये हुआ कि ये $100 मिलियन नेट आपकी कंट्री में फायदा थोड़ी हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी से आपको माइनस करना पड़ेगा। और जीएनपी से आपको किस चीज को माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को। अब ये देखो, अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन नहीं है, इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये जो पुरानी मशीनों का वेयर एंड टेयर है, ये जो पुरानी मशीन का वेयर एंड टेयर है, ये उसका उसका बेसिकली खर्चा है। और ये वो खर्चा है जो कि आपकी कंट्री के कैपिटल स्टॉक में एडअप नहीं हो रहा है, तो इसको माइनस करो, ये जीडीपी का पार्ट नहीं होना चाहिए। और जब आप ये माइनस कर दोगे ना, तो इससे ज्यादा एक्यूरेट आउटपुट एक कंट्री का नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, पर यहां पर मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑन कैपिटल। सही है। अच्छा फिर, अच्छा उसके बाद अब देखो, हमने आउटपुट मेजर करने में जीडीपी को देखा, जीडीपी में हमने नॉमिनल और रियल को देखा। फिर उसके बाद हमने जो है वो बेसिकली उस चीज को देख लिया, जीएनपी को। फिर हमने एनएनपी को भी देख लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना, वो दो चीजें हमारी बस रह गई आउटपुट को मेजर करने के लिए, और एक 20 मार्क का आंसर तैयार हो रहा है, अगर आप नोटिस करो। अगर आप नोटिस करो, हम 20 मार्क के क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। हमने कहानी स्टार्ट करी कि हाउ कैन नेशनल इनकम बी मेजर्ड। तो आपने पहले तीन अप्रोचेस बताई, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, आउटपुट अप्रोच में एडेड वैल्यू भी बताया, एंड ऑब्वियसली आउटपुट अप्रोच में आपने जीडीपी बता दिया। फिर आपने बोला कि यार आउटपुट अप्रोच में तो और भी चीजें होती हैं, आउटपुट अप्रोच में जीडीपी नॉमिनल भी होता है, रियल भी होता है, जीएनपी भी होता है, एनएनपी भी होता है। अब मैं आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप बोलोगे कि यार ये वैल्यूज में मसले भी तो हो सकते हैं। मतलब पहले तो आप देखो यूजेस क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम डेटा, तो वो नेशनल इनकम डेटा के यूजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे नेशनल इनकम डेटा की लिमिटेशंस क्या हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 20 मार्क का आंसर तैयार हो गया। तो 20 मार्क का क्वेश्चन ये आता है। ये बहुत बेसिक रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि प्योर रट्टा पाए, विदाउट एनी डायग्राम, विदाउट एनीथिंग, प्योर थ्योरी। सही है। और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, तो आपका नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता और ये बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर है। और ना आंसर इतना लंबा होता है इसका। ठीक है। तो अब सबसे लास्ट चीज जो हमारी रह गई है ना, वो ये रह गई है कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में फर्क क्या है। तो देखो, पहले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस देख लो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होती है ना, उसका मतलब क्या है? अब देखो, जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं ना, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जो आपकी मार्केट प्राइस होती है ना, मार्केट प्राइस, जो मार्केट की जो प्राइस होती है, जब हम मार्केट की प्राइस की बात करते हैं, ये मार्केट की प्राइस ना बहुत चीजों से अफेक्टेड होती है। जैसे आपको अगर पता हो, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को क्या करता है? बढ़ा देता है। सब्सिडी जो है, सब्सिडी क्या होती है? जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, तो उससे प्राइसेस को क्या करता है? कम करता है। अब मार्केट प्राइस बहुत चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ जाती है, सब्सिडी से कम हो जाती है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस अक्सर मिसलीडिंग भी होता है। सही है। तो बोला ये जाता है कि यार जीडीपी एट मार्केट प्राइस से बेहतर क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से बेहतर होता है जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस। सही है। जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस, या आप सिंपली कह सकते हो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको जीडीपी एट फैक्टर प्राइस निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? अगर मुझे एक कंट्री का जीडीपी एट फैक्टर प्राइस निकालनी है, या एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, एक ही बात है। या बेसिक प्राइस में निकालनी है, अगेन एक ही बात है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको पता होना चाहिए, जो कि सवाल में दिया हुआ होगा। तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता है, आप क्या करोगे?
आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स के इफेक्ट को माइनस करोगे। आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स के इफेक्ट को माइनस करोगे। अच्छा, मैं इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाता है, और अगर आपको फैक्टर प्राइस चाहिए तो इस इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के लिए प्राइस को वापस कम करना पड़ेगा। इसका मतलब आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, क्योंकि आपको जीडीपी एट फैक्टर प्राइस चाहिए। और अगर आपको सब्सिडी के इफेक्ट को हटाना है तो फिर आपको सब्सिडी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। सब्सिडी ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है वो आर्टिफिशियली प्राइजेस को कम करता है। अगर सब्सिडी आर्टिफिशियली प्राइजेस को कम कर रहा है तो फिर इसको ऐड करो, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका एक्यूरेट आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। समझ आई ये चीज। तो पेपर में ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस निकाल के दिखाओ, कुछ वैल्यूज मिसिंग कर देगा। सही है, तो बेसिक मैथ आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर वो मैं दिखा भी रहा हूँ अगेन अभी। ठीक है, अब जरा ये देखो, देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वापस बता रहा हूँ। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बेसिकली ये कहता है कि मार्केट प्राइस जो होती है ना, मार्केट प्राइस के अंदर दो चीजों का इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक तो प्राइस को बढ़ा देता है, सब्सिडी प्राइस को कम कर देता है। अब अगर तुम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है ये जीडीपी मिसलीडिंग हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है तो आर्टिफिशियली जीडीपी बढ़ भी सकता है, सब्सिडी प्राइस को कम कर सकता है तो आर्टिफिशियली जीडीपी कम भी हो जाएगा। तो क्या पता मिसलीडिंग हो जाएगी। तो अगर आपको एक एक्यूरेट जीडीपी चाहिए ना, तो फिर आप फैक्टर प्राइजेस पे निकालो, फैक्टर कॉस्ट पे निकालो। तो आप क्या करोगे, अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिफिशियली प्राइजेस को बढ़ाता है, तो इस प्राइजेस के बढ़े हुए इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स को। और सब्सिडी को ऐड करो, क्योंकि सब्सिडी मार्केट प्राइस को कम करता है। तो जब आप सब्सिडी को ऐड करोगे, मार्केट प्राइस वापसी बढ़ जाएगी और आपका जीडीपी जो है वो फैक्टर प्राइस के ऊपर आ जाएगा। समझ आया। ठीक है, अब उसका देखो, इसकी थ्योरी देख लो। देखो अदर मेजर्स में सबसे पहला क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम। सही, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट मेजर्स द जीडीपी अलोंग विद नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी मैचेस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट विद इनकम इन द इकोनॉमी बाय एडिंग इनफ्लोस एंड सब्ट्रैक्टिंग आउटफ्लोस। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट रेमिटेंसेस, दैट इज इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस। अच्छा, बट नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट फॉर नेशनल इनकम। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आगे देखो, मैंने ये लिखा हुआ अब ये कि ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी डज नॉट ऐड अप टू द कैपिटल स्टॉक। इकोनॉमी की हर इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक पे ऐड नहीं होती। सम इन्वेस्टमेंट इज ऑन रिप्लेसिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। सही है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट मेजर्ड एट द प्राइस चार्ज इन द मार्केट व्हिच इज अफेक्टेड बाय इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी जो है वो आ जाएगी। तो मसला यहाँ तक क्लियर है। सही है। तो ये आपके अदर मेजर से बेसिकली, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना, वो हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम के डेटा का यूज किया है, जो हमने इतनी अभी फौरिया करी है, क्यों कैलकुलेट करते हैं भाई, और फिर इसके नुकसान क्या हैं, मतलब क्या मसले होते हैं इसमें।